ध्यान दें। एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बचपन और जवानी के बीच का जो टाइम है ना, उसको एडोलसेंस बोलते हैं, किशोरावस्था। इट इज़ द पीरियड व्हेन ए चाइल्ड्स बॉडी एंड माइंड स्टार्ट चेंजिंग एंड दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। वो बच्चे से जवान होने के स्टेज की तरफ बढ़ता है और वो जनन करने में सक्षम होता है। दिस स्टेज यूजुअली बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर्स एंड मे कंटिन्यू टिल अबाउट 18 और 19 ईयर्स। 11 साल से शुरू होता है, 19 साल तक ये चलता रहता है। इसका मतलब हुआ कि ये बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज होते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस मैनी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस अकर। द बॉडी ग्रोस रैपिडली एंड डेवलप इनटू एन एडल्ट बॉडी। इसी किशोरावस्था के दौरान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं। शरीर तेज गति से बदलता है और एक पूर्ण वयस्क शरीर बन जाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो जनन अंग होते हैं ना, पुरुषों में वृषण, लिंग, महिलाओं में योनि, इन सब का विकास होता है। इन बॉयज़ द टेस्टिस बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म। लड़कों में जो वृषण होते हैं उनमें शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। वाइल इन गर्ल्स द ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स। और लड़कियों में अंडाशय में अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ये बताता है कि अब लड़का और लड़की रिप्रोडक्शन करने के काबिल हैं। इन गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन बिगिन्स विच मीन्स दैट बॉडी हैज़ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रिप्रोडक्शन। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको MC या ऋजुअवस्था बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है लगभग 13 साल की उम्र में। एडोलसेंस इज ऑल्सो मार्क्ड बाय मैनी फिजिकल चेंजेस। इसमें कई शारीरिक बदलाव होते हैं। इन बॉयज फेशियल हेयर सच एज मुस्टेच एंड बेयर्ड अपीयर एंड द वॉइस बिकम डीपर। तो एक तो चेहरे पे, दाढ़ी पे बाल आ जाते हैं और आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, गहरी हो जाती है। इन गर्ल्स द हिप्स वाइडन, ब्रेस्ट डेवलप्स एंड द बॉडी बिकम्स मोर राउंडेड। लड़कियों में हिप्स चौड़े हो जाते हैं, ब्रेस्ट विकसित हो जाते हैं, स्तन, और उसके जो शरीर है कुछ ज़्यादा ही राउंडेड हो जाता है, गोल मटोर। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग दिस स्टेज। लड़के और लड़कियां दोनों ही, उनकी क्या हाइट और वेट दोनों बढ़ते हैं इस स्टेज में। अनदर इंपॉर्टेंट चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस इज द ग्रोथ ऑफ हेयर इन ए न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द आर्म स्पिट एंड अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हमारी काख में और जनन तंत्र के आसपास बालों का विकास हो जाता है। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स इन द स्किन बिकम मोर एक्टिव विच में समटाइम कॉज पिंपल्स और बॉडी ऑडर। हमारे चेहरे पे, स्किन पे जो तेलीय ग्रंथियाँ हैं वो सक्रिय हो जाती है, जिस कारण से कील मुहासे हो जाते हैं और कई बार बदबू भी आती है। प्रॉपर हाइजीन लाइक रेगुलर बाथिंग एंड क्लीन क्लोथ्स इज़ इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो व्यक्तिगत रूप से सही साफ सफाई हो, रोज़ नहाना धोना हो, तो ये सब समस्याएं नहीं आती। हार्मोन्स प्ले मेजर रोल इन द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलसेंस। ये सारे परिवर्तन हार्मोन के कारण होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। तो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं, ये इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। दिस हार्मोन ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड कंट्रोल डिफरेंट बॉडी फंक्शन। ये हमारे शरीर में रक्त में प्रवाहित होते हैं और शरीर के कई क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल अदर एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स और रिलीज हार्मोन दैट ट्रिगर द चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। हमारे मस्तिष्क में एक खास प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो क्या करती है, अन्य ग्रंथियों पे नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एडोलसेंस ऑल्सो ब्रिंग्स इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस। ये जो एडोलसेंस टीनेजर्स में फील मोर इंडिपेंडेंट एंड मे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स। इसी दौरान मूड मिनट मिनट में चेंज हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी को सुनता नहीं, अकेले रहने लगता है, झगड़ालू हो जाता है। दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर ओन ओपिनियन एंड बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। खुद की राय, खुद की जिद चलाने के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील रहते हैं। प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो माता पिता और अभिभावकों का और साथ में टीचर्स का ये दायित्व है कि इस उम्र में बच्चों का ध्यान रखें। ए बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस बिकॉज द बॉडी इज़ ग्रोइंग रैपिडली। संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि शरीर विकास कर रहा है। टीनेजर्स शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, एग, पल्सेस एंड ग्रेन्स।
इन टीनेजर्स को, किशोरों को सब्जियां, दूध, अंडे, दाल, अनाज ये खाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, इनफ स्लीप एंड गुड हैबिट्स ऑल्सो हेल्प इन हेल्दी ग्रोथ। तो रोज़ की रोज़ अच्छी एक्सरसाइज करें, खूब नींद लें, अच्छी आदतें हों तो अपने आप ही शरीर बढ़ेगा। अगला चैप्टर है लाइट एंड फ्रिक्शन। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हाँ अलग अलग है, एक साथ ही मैं बता रहा हूँ, एक पीडीएफ बना ली। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमको चीज़ देखने में मदद करती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट इनटू आवर आइज वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। जब कोई प्रकाश किस चीज़ पे गिरता है तो वो रिफ्लेक्टेड प्रकाश आंखों में आता है, वो चीज़ हमको दिखती है। द सन इज़ द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। पृथ्वी के ऊपर जो सूरज है वो सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का। अदर सोर्सेज ऑफ लाइट इंक्लूड स्टार्स, फायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल एंड लैम्प। दूर से जो सोर्सेस हैं उसके अंदर तारे हैं, आग है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है, लैम्प है, ये सब है। Some objects produce their own light and are called luminous objects such as sun and electric bulbs। देखो लाइट वगैरह है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह है, लाइट है, ये सेल्फ ल्यूमिनस कहलाते हैं। ल्यूमिनस कहलाते हैं क्योंकि इनको जलाने के लिए ये खुद की रोशनी से चमकते हैं। भाई सूरज है, दूसरे की रोशनी से नहीं, खुद की रोशनी से चमक रहा है। लट्टू है, खुद की रोशनी से चमक रहा है। लेकिन क्या चांद भी खुद की रोशनी चमक रहा है? वो सूरज की रोशनी चमक रहा है। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट बट कैन बी सीन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उनको नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे मान लो इस दीवार के पीछे कोई आदमी है, मैंने यहाँ पे फोकस डाला तो वो आदमी दिख नहीं पाएगा। यदि ऐसा होता कि लाइट ऐसे जाकर ऐसे ढूंढ के दिखा दे तो फिर मजे हो जाते, लेकिन लाइट ऐसे जाती नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को कि लाइट सीधी जाती है इसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। इसी कारण से परछाई बनती है। ए शैडो इज अ डार्क रीजन फॉर्म बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय इट। The size and shape of the shadow depend on the position of the light source and the object. Light can also be reflected। जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, मतलब टकरा के वापस आ सकता है, जैसे शीशे के ऊपर टकराता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट रेज बाउंस बैक फ्रॉम ए सरफेस। मिरर आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। तो शीशे होते हैं नहीं, अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स सच एज प्लेन मिरर्स, कॉन्केव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर। कई प्रकार के शीशे होते हैं। एक तो होता है सामान्य शीशा, होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब होते हैं। ए प्लेन मिरर फॉर्म्स एन अपराइट इमेज दैट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बट रिवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। जो साधारण जो शीशे होते हैं ना तो वो उतनी साइज़ की चीज़ दिखाते हैं जितनी साइज़ की चीज़ है। बड़ी है तो बड़ी है, छोटी है तो छोटी, लेकिन लेफ्ट पार्ट को राइट कर देते हैं, राइट पार्ट को लेफ्ट कर देते हैं। इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। अब देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। एक चीज़ लुढ़क के जा रही है लेकिन वो लुढ़कना ही चाहती है, लेकिन आखिरी में वो रुक जाती है। कारण क्या है? उसका पृथ्वी के साथ घर्षण होता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है? जो भी चीज़ मूवमेंट में है ना उसको रोकना चाहती है। When two surfaces come in contact, friction acts between them. For example, when you push a book across a table, friction acts between the book and the table and slows it down. Friction always act in the opposite direction of the motion. जैसे असलियत में पता है क्या होता है? जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ, हमने ऐसे मारा उसको, वो आगे जाकर रुक जाएगा। पुस्तक उसको धक्का दिया, कुछ देर आगे चलेगी, रुक जाएगी। रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है। कारण क्या है? पुस्तक जाना चाहती है आगे, और नीचे से जो फ्रिक्शन लग रहा है उस टेबल का, वो भेजता है उसको पीछे। अच्छा, मैं एक और गौर की बात बताता हूँ, विश्वास करने योग्य नहीं है लेकिन सच्ची बात है। यदि हम देखें उस टेबल का धरातल तो बिल्कुल चिकना नज़र आता है, तो वो शीशे का ही क्यों ना हो, चिकना नज़र आता है बिल्कुल। और शीशे के ऊपर शीशा भी फिसलाए ना तो दोनों चिकने नज़र आते हैं। लेकिन शीशे पे शीशे को फिसला देंगे तो बहुत लंबी दूरी तक जाएगा, वो दोनों चिकने। लेकिन वो जो शीशा है वो आगे जाके कहीं ना कहीं रुकेगा। असलियत में क्या होता है कि चाहे कोई चीज़
खुरदरी हो चाहे वो चिकनी हो, उस चीज़ में से छोटे 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 क्या निकले रहते हैं, पार्टिकल्स निकले रहते हैं, हमको नज़र नहीं आते वो। कितनी भी चीज़ पॉलिशदार बना लो, चाहे वो कितनी भी शाइनिंग हो, स्टील की हो, मिरर की हो, शीशे की हो, उसके अंदर पार्टिकल होते हैं, 100% होते हैं। तो टेबल में पार्टिकल निकले हुए छोटे छोटे, और वो ऊपर जब सिक्का लुढ़काओ, चाहे वो टेबल सर बुक सरकाओ, चाहे कोई शीशा सरकाओ, उन सब में भी पार्टिकल निकलते हैं। तो टेबल के पार्टिकल और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पुस्तक के पार्टिकल आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं उंगलियों की तरह, और वो जाम हो जाती है। मेरी बुक में दिया हुआ है एक, वो बुक रखी हुई है, उसके बीच का वो दिखा रहा है। होते हैं वो दिखा दिखते नहीं है। Friction is useful in many ways. It allows us to walk without slipping, helps vehicle move on the road, and allows us to write on paper and a pen or pencil. Without friction, many daily activities would be impossible. अच्छा, एक ये देखो, ये होते हैं बिल्कुल। अब एक और चीज़ बताता हूँ, तुम्हें ध्यान दो। कई बार तुमने देखा होगा कि मम्मी ने पोछा लगा दिया किसी फर्श पे, और मम्मी अक्सर कहती है अरे फर्श पे मत आना, फिसल जाएगा। क्यों? गीला है। लिक्विड क्या कर देता है, किसी चीज़ को चिकना कर देता है। अरे फिर फिसलता क्यों आदमी? फ्रिक्शन कम करता है। लिक्विड है ना, फ्रिक्शन कम कर देती है। अरे साइकिल में ग्रीस ऑयल डलाते हैं ना, तो क्या कर देता है, फ्रिक्शन कम कर देता है, ये चीज़ जल्दी फिसलती है। ये है ना, ये क्या फैन के अंदर बेरिंग है, और बेरिंग के अंदर ग्रीस है। बेरिंग का स्ट्रक्चर यदि तुम देखो ना, तो बेरिंग गोल गोल गोल, उसमें गोलियाँ होती हैं, गोटियाँ, बॉल बेरिंग। और सिलेंडर भी आने लग गया इसमें तो। कैसा? सिलेंड्रिकल बेरिंग। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा सा ऊपर चौड़ा और सकड़ा इस टाइप का आता है। अपन ने पढ़ा था ना सिलेंडर, वो तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं क्या? वो ज़्यादा शानदार होते हैं? ये ज़्यादा सही होते हैं। ये पूरा घूमते हैं, ये बॉल ऐसे घूमती है, इधर घूम जाती है, वो सिर्फ ऐसे घूमते हैं। अच्छा। वो देखो, ये जैसे ये पट्टा है, तो उसमें सिर्फ ऐसे फिक्स होते हैं, उनका सिर्फ ऊपर का घिसता है। ये बॉल पूरी ऐसे भी घूम सकती है, किधर भी घूम सकती है। तो वो जो क्या करते हैं, जो लुब्रिकेंट डालते हैं ना, कोई भी जैसे कोई ग्रीस डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया, तो वो क्या करते हैं, उनको फिसलाते हैं। ये देखो, तो फ्रिक्शन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? ये बॉल है और ये सिलेंडर वाला। अच्छा, ये भी आ गए, फायदा किसी ज़्यादा होगा? इससे होएगा, ये बॉल पूरी घूम सकती है, ये सिर्फ ऐसे ऐसे घूमेगी। चलो, अब देखो, एक बात को समझो। बात ऐसी है कि करें फ्रिक्शन अच्छी बात होती है, बुरी बात, अच्छी, दोनों फायदे नुकसान दोनों होते हैं। कैसे? उस वाली में करो, उस वाली में। जैसे तुम्हारे मोजे है ना, मोजे, हाँ भाई, तुम्हारे मोजे है ना, जिस दिन से तुम मोजे या कपड़े पहनने लगते हो ना, उस दिन से उन पे फ्रिक्शन होने लगता है, और धीरे धीरे फ्रिक्शन होता 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 तो घिस जाते, फट जाते। जिस दिन से तुम जूते पहनने लगते हो, उस दिन से फ्रिक्शन होना शुरू होता है, धीरे धीरे वो घिस जाते हैं। चप्पलें घिस जाती है, सब चीज़ें धीरे धीरे घिसती जाती हैं। ऐसा फ्रिक्शन क्या करता है, चीज़ों को तोड़ता है, चीज़ों को बूढ़ी करता है, चीज़ों को पुरानी करता है। नुकसान है। अब इसके फायदे सुनो। जैसे कि गाड़ी के टायर है, यदि फ्रिक्शन नहीं हो तो तुम ब्रेक कैसे लगाओगे? ब्रेक फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। लगेंगे लेकिन वो फिसलते रहेंगे, ब्रेक नहीं लग पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे हम, चलेंगे फिसलेंगे। फ्रिक्शन काम की चीज़ है। ओ अच्छा, कई बार ऐसे होते हैं ना, वो खिलाड़ियों के जो जूते होते हैं ना, नीचे से स्पाइक्स होते हैं उसके अंदर, नुकीले कांटे से। हमारे है ना फुटबॉल के लिए, वो के अंदर घुस जाते हैं, फिर वो आदमी पड़ता नहीं है ढंग से। और ऐसे जूतों में तो घास के ऊपर गीली घास के ऊपर अच्छा, कई बार ये जो लड़कियां वगैरह ये पार्टी में जाती हैं हाई हील के सैंडल पहन के, तो कम पोर्शन धरती पे टिकता है, आगे से थोड़ा सा टिकता है, पीछे से एक वो डंडी टिकती है। तो बैलेंस बना के धीरे धीरे चल रही तो ठीक है, तालमेल बैठ गया। भागेगी। यदि पीछे कुत्ता बिल्ली पड़ गया, वो कुत्ता बिल्ली से मरे ना मरे, वो दांत जरूर तुड़वाएगी। कारण क्या है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा। क्या? जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा।
और जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। बिल्कुल। Where friction also has some disadvantages, can cause wear and tear of machine and produce heat. Too much friction can reduce the efficiency of machine. To reduce friction, we use lubricants such as oil or grease, smooth surface and ball bearing and also used to reduce friction. फ्रिक्शन क्या करता है? चीज़ों को ख़राब करता है, उनको बूढ़ा कर देता है, पुराना कर देता है। फ्रिक्शन रोकने के 100% फ्रिक्शन को रोक ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। कुछ हद तक रोक सकते हैं लुब्रिकेंट से। जैसे हम बाइक की सर्विस कराने जाते हैं तो डालते हैं ना ऑयल पानी से, साइकिल के चैन में ऑयल डालते हैं, ये डालते क्या? बस वो थोड़ा स्मूथ हो इन कंक्लूजन बोथ लाइट एंड फ्रिक्शन आर इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। लाइट हेल्प अस सी एंड परफॉर्म एक्टिविटीज। ये तो हो गया। अब देखते साउंड। और सर वो भी तो है, अगर फ्रिक्शन जैसे कि चेन है ना साइकिल की, उसमें डाल फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो वो तो फिरती रहेगी, तो चलेगी। देखो चैन का सिस्टम पता है क्या है? चैन को फ्रिक्शन चाहिए भी और फ्रिक्शन नहीं भी चाहिए। चैन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें तो वो जो गिरारी होती है ना, चक्का, हाँ। चैन का वो फंसता है तो फ्रिक्शन चाहिए। बढ़ जाता है, चाहिए। और चैन के अंदर के जो कुंडिया कुंटे होते हैं ना, उनको मूवमेंट चाहिए, उनमें ऐसे फ्रिक्शन कम चाहिए। वो मुड़ते हैं ना ऐसे टाइप। हाँ। अब यदि चैन के अंदर बिल्कुल भी हमें ऑयल नहीं डाले, सूखी चैन है, मोटरसाइकिल वगैरह की है, किसी की भी है, तो चलाएगा टूट जाएगी। और टूटेगी। अब ज़्यादा डाल दिया तो वो उसमें बार बार उतरेगी, पीछे वाली आगे हाँ। वाली। हाँ। फिर मेरे उसको को क्या करते हैं? एक मैं बचपन की बात बताता हूँ। पहले हम साइकिल चलाते थे, चलाते वो साइकिल का वो पहिया फ्री हो जाता था, कैसे? पैडल फ्री हो जाता था, पैडल के देते चैन भी नहीं उतरती। सुनना, हाँ। चैन भी नहीं उतरी, आगे भी चैन चढ़ रही है, पीछे भी चैन चढ़ रही है, और मैं पैडल दे रहा हूँ, पैडल घूम रहा धड़ाधड़ और पीछे टायर नहीं घूम रहा। वो बेरिंग खराब हो जाते हैं अंदर के। बचपन में हम एक दूसरे को डराते थे, तेरे साइकिल पे भूत बैठ गया पीछे, उस भूत ने तेरे टायर को पकड़ लिया, अब तू कुछ भी कर तेरे को खाएगा। और वो छोटा बच्चा को डर जाता तो साइकिल वाले को छोड़ को भाग जाता और बार भूत खा गया। फिर हम क्या करते, उसको बहला के लाते, कहते भूत भाग गया, हमने देखा। तो कैसे पता चला? हम क्या कहते, बजरी लेते। क्या लेते? बजरी लेते और उसको थोड़े गीली करते, और वो जहाँ पे वो जो बैरिंग है ना हाँ। पीछे चक्के में, उसमें उसको खड़ी करके साइकिल वैसे गोल जोर घुमाते और बजरी डालते। बजरी से क्या होती है, वो रगड़ने लगती, दोबारा चलने लगती। फिर बच्चा कहते भूत भाग गया, देख लेते साइकिल से कि बजरी क्या है, कि बबूती है। ये बबूती क्या है? बबूती है। अब वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, कितने बावड़े थे हम बचपन। ये बैल जाए, ये मान जाए, इतना सा टाप क्या कि उसके वो बेरिंग गिर जाते हैं अंदर के। कर बच्चे कर। मैं तो क्या करता हूँ, मेरी जैसे चेन उतरने लगती है ना, एक कड़ी निकाल के टाइट करा लेता हूँ। Sound is a form of energy that is produced by vibrating object and can be heard by our ears. अच्छा, पहली बात करते हैं साउंड होता क्या है। कोई भी चीज़ हिलती है ना, वो साउंड प्रोड्यूस करती है। ये पंखुड़ियाँ हिल रही है तो साउंड आ रहा है, इसे साउंड आ रहा है, पत्तियों से सराटे साउंड आता है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि भाई स्पीकर जो से आवाज़ आती है, क्या उसमें क्या हिलता है? स्पीकर जो होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। वो जो अंदर का वो होता है ना, डायफ्राम जैसे क्या बोलते हैं भगवान जाने, तो वो है ना थोड़ा थोड़ा कंपन करता है। उस कंपन से उसका पर्दा कंपन करता है और आवाज़ आने लगती है। ठीक है, तो स्पीकर में कंपन होता है, फिर बिना कंपन के आवाज़ आ ही नहीं सकती। तो कोई चीज़ कंपन करना जरूरी है। जैसे कोई मधुमक्खी कान के पास से निकली, मच्छर कान के पास से निकला, तो उनके पंख फड़फड़ाते, इस कारण से आवाज़ आती है। अच्छा, एक बात है, जैसे मच्छर पास से निकलता है और ऐसे आवाज़ आती है, असलियत में वो मुंह से आवाज़ नहीं कर रहा, उसके पंख भयंकर स्पीड से फर फर कर रहे हैं, उस कारण से क्या आ रही है? आवाज़ आ रही है। तो क्या सुनता तो है? कई ऐसे बोलते हैं मच्छर आवाज़ करता है, मच्छर नहीं करता, उसके पंख आवाज़ करते हैं बिना वाइब्रेशन के। बहुत तेज हिलते हैं उनके पंख। हाँ। अच्छा, एक और बात है, चलो वहाँ पे क्या रखा है कि घंटी है। कैसी घंटी है? स्कूल में लगने वाली, टन टन वाले थे। उसके कोई पत्थर की, कोई लकड़ी के, जब टन मारा वो धूजेगा
तो वो आवाज़ करता है, तो आवाज़ करते समय उसको टच करना वो दूजेगा और उसको पकड़ ले, आवाज़ तुरंत बंद हो जाएगी। हाँ, आवाज़ तब तक ही निकलेगी जब तक वाइब्रेशन। अपने गले में भी वाइब्रेशन होती है, अपन बोलते हैं तब। जैसे कई बार होता है ना, एक आदमी कुछ उल्ट सुल्ट बोल रहा है, कुछ गालियाँ दे रहा है, तो ज़्यादा कैसे करते नहीं, क्यों पकड़ते भाई कोई आदमी गालियाँ दे रहा है तो उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ते, गर्दन क्यों पकड़ते? वो चुप हो जाएगा। जैसे कोई आदमी हाथ से मार रहा है, लाठा बाटा से मार रहा है, तो उसका हाथ पकड़ते हैं। और कोई आदमी बकबक कर रहा है तो जुबान तो पकड़ी नहीं जाती, कि जुबान तो अंदर चली जाती है, तो उसे गला पकड़ते हैं। गले में वाइब्रेशन नहीं होता फिर, है कि नहीं? फिल्मों में नहीं आता हाँ। कोई गुंडा उल्टा सुल्टा बोल रहा है, ले पकड़ लिया, चुप। तुमने पकड़ भी लिया, पकड़ने से पहले डायलॉग बोलता है, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। एक बात है, इन फिल्मों में कुत्ता जाति को बदनाम कर रखा है। मूवी, हाँ, मूवी में कुत्तों को बदनाम कर रखा है। बताऊं कैसे? जैसे कुत्ता जो होता है ना, उसकी क्वालिटी क्या होती है, तुम 2 रोटी दिन की देते हो, 1 रोटी देते हो, तो जिंदगी भर तुम्हारे घर पड़ा रहता है। दूसरे घर में अच्छी अच्छी रोटी मिल रही है, तुम्हें छोड़ के जाता है क्या? फील किया कभी लाइफ में? क्या? जैसे तुम्हारा कुत्ता है बच्चे में पाला हुआ और तुम उसको रोटी देते हो, आज बगल के घर में जीवना है, ब्याह सगाई है, कोई भी कुत्ता हो सकता है एक दिन के लिए चला जाए, तुम्हारे साथ चला जाए, अकेला चला जाए, लेकिन उस जीवने के कारण वो तुम्हें घर परमानेंट ही छोड़ के चला जाएगा, और मेरे को बड़े बड़े मिल रहे, मैं यही रहूँगा, नहीं जाता, वफादार तो है। आज एक कुत्ता सुस्त पड़ा है यहाँ पे, मेरे को जानता है, भोंगा कुत्ता नहीं है, आगे ध्यान दे। वही कुत्ता जो है ना, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करने के लिए आ जाए, दूसरा कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा। कुत्ते वास्तव में अच्छे होते हैं। कुत्ता खाता है या तो पागल हो गया तो खा जाता है, कोई छेड़ाछाड़ी करे तो खा जाता है। तो कुत्ता वर्ड अपने में गाली नहीं है, लेकिन इंडिया में कुत्ता वर्ड गाली बन गई। अच्छा एक और बात है, कुत्ता बोले मतलब बहुत बड़ी गाली है, कोई आदमी अपने आप कुत्ता नहीं सुन सकता। बिल्ली बोले ना तो भी गाली है, बिल्ली का मतलब वो क्या है, कायर है, क्या है, गधा बोले ना तो भी चिढ़ जाता आदमी कि मतलब बुद्धि इसकी भ्रष्ट है। और किसी को उल्लू बोले तो भी चिढ़ जाता है। कौवा बोले तो मतलब ये काड़ा इसलिए मेरे कौवा कह रहा है। हाथी बोले तो मैं ज़्यादा मोटा हो या ज़्यादा खाता हूँ इसलिए हाथी बोलते हैं, ठीक है। शेर बोलते खुश हो जाता है, यार है तो सारे जानवर। शेर बोलते हैं खुश, और कई लोग तो नाम भी अपना शेर सिंह रखते हैं, लेकिन को किसी ने अपना नाम गीदड़ सिंह नहीं रखा, उल्लू सिंह नहीं रखा, गधा सिंह, खच्चर सिंह नहीं रखा। चलो देखते हैं आगे। When an object vibrates, it creates waves in the surrounding medium such as air, water or solid. These waves travel to our ears and we hear them as sound. Example of vibrating objects that produce sound include a ringing bell, a guitar string and a vocal cord in our throat. कोई भी चीज़ जो आवाज़ निकल रही है भाई, उसमें कोई ना कोई चीज़ वाइब्रेटिंग कर रही है। जैसे बैल होती है ना, इलेक्ट्रिक बैल वगैरह, या सिंपल घंटा, तो वो वाइब्रेशन करता है। गिटार का तार वाइब्रेट करता है। हमारा वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, स्वर तंत्री क्या बोलते हैं। जैसे कोई आदमी ऐसे बोलो ओ, ऐसे बोलते हैं ना, फिर यहाँ पे हाथ लगाते तो वाइब्रेशन करता है। कुछ भी बोलते तो कुछ भी बोलो, ओ में कम होता है, कुछ और बोलते हैं कम ज़्यादा होता है। Sound always needs a medium to travel. A medium can be a solid, liquid or gas. Sound cannot travel in a vacuum because there are no particles to carry the vibration. For example, in outer space, sound cannot be heard because space is vacuum. अच्छा एक नियम है साउंड का, एक जगह से मतलब तेरे को साउंड सुनाई दे रही है किसी पक्षी की, इसका मतलब मीडियम है बीच में कोई ना कोई, और वो मीडियम क्या होता है सामान्यतः हवा। पक्षी बोल रहा है, तेरे को सुन रहा है, यदि बीच की सारी हवा निकाल देना, पक्षी चिल्ला चिल्ला के मर जाए, तेरे को नहीं सुनेगा। एक तो हवा में होता है, पानी में भी साउंड ट्रेवल होता है। स्विमिंग पूल में 2 बच्चे घुस गए और एक बच्चे ने क्या कर लिया, गिलास ले लिया, चम्मच ले लिया, टन टन कर रहा है, सुनाई देगा तेरे को। तो हवा में भी, एयर में बहुत कम होता है, जैसे कि पहले होता सब ज़्यादा हवा में होता है। नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, सब ज़्यादा होता है साउंड ट्रेवल सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। सर लेकिन लिक्विड अगर अपन अंदर चले जाएंगे तो सुनाई नहीं देगी।
हाँ क्योंकि अब सुनो, पहले होता है ना बड़ी बड़ी तोपें चलाते थे, जो नई सबसे बड़ी तोप थी और तो पानी में घुस जाते थे, पानी में गुजर जाए आवाज कम के लिए। मीडियम चेंज। हाँ ये बात मैंने सुनी। पहले क्या होता था, मैंने सुना है कि वो क्या रखते थे, नई सबसे बड़ी तोप थी ना, उसमें टैंकर रखते इस थे। ये जवान तोप जयपुर वाली चलाई थी, जाके गोला बगरू उगरू कहीं गिरा था, तो कहते हैं इसको चलाते के साथ ही इतना भयंकर धमाका हुआ था कि वो चलाने वाले तोपचियों ने यहाँ पे वो बांध दिए थे कटोरे से, कटोरे उटोरे बांध कर फिर पास में पानी की व्यवस्था, वो बम बम की वो होती है ना, क्या बोलते हैं, बत्ती। बत्ती का लगा के दम कूद गए। फिर वो ये भी तो कन्फ्यूजन है, अब उनको ये नहीं पता वो तोप चली कि नहीं चली। अच्छा कितनी देर सांस रोक के अंदर रहे, जैसे मान लो सांस रोक रहे हैं तब तक वो चली नहीं, बत्ती चल रही है, जैसे बाहर आए धड़ाम हुई वो ब्लास्ट हो गई। एक हमारे गांव में क्या है कि एक आदमी था, वो आर्मी में था, तो आर्मी में खूब तोपें चलती थी, इस कारण से उसके कान बहरे हो गए। आगे देखते हैं। फिर अगर पानी के अंदर आवाज द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टू एंड। अच्छा सॉलिड में भी कैसे प्रवाहित होती है वो ध्वनि पता है क्या? आपने दो बच्चों को है ना टेलीफोन बनाते हुए देखा होगा, पुराने जमाने के बच्चों को। मेरे को पता है वो दो कम मैंने भी रहते हैं। बनाए हैं। अरे वो वास्तव में होता है, उसमें कुछ सुनता है, ऐसा फील होता है। बहुत कम आती है लेकिन आती है। अगर उसको अपन टाइट कर देंगे ना रस्सी को, वो ये बांधते हैं कप के बीच में, फिर आती है अच्छी आवाज। The vibration of an object is the to and fro or back and forth movement of that object. When a ball is struck, it vibrate and produce sound waves. These sound waves travel through the air and reach our ears. Our ears then send signals to the brain, and the brain interpret these signal as sound. पता है क्या होता है? कोई भी चीज़ क्या होती है? वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट होती है, ध्वनि निकलती है। सॉलिड लिक्विड या गैस में से वो ध्वनि अपने पास आती है। हमारे कानों में क्या होता है? एक पर्दा होता है, पर्दे पे ध्वनि टकराती है, दोनों टकराने से पर्दा कंपन करता है। उस कंपन को इलेक्ट्रिक सिग्नल से जो नर्व्स है हमारी, वो सारे ब्रेन को पहुंचाती हैं। ब्रेन उनको एनालाइज करता है कि चीज़ क्या है, किस चीज़ की आवाज़ है, कौवे की है, गधे की है, फिर डिसाइड करता है। फिर वो ब्रेन हमको समझाता है कि ये तो गधा रह रहा है। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड साउंड वेव। दिस वेव्स मूव थ्रू द मीडियम बाय कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। Compression is the region where particles are close together and rarefaction is the region where particles are spread apart. पता है क्या होता है? कभी तुमने मधुमक्खियों को जाते हुए देखा है कि झुंड को, है ना? तो वो झुंड को देखते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कहीं कहीं मधुमक्खी ज़्यादा है एक जगह, कहीं कहीं मधुमक्खी थोड़ा गैप में लेके, फिर कहीं मधुमक्खी ज़्यादा है, फिर कहीं गैप में लेके, ऐसा मैंने फील किया है। ध्वनि भी ऐसे चलती है। एक बार तो साउंड के पार्टिकल आ जाते हैं नज़दीक, फिर तो नज़दीक रहते हैं, फिर हो जाते हैं दूर, फिर नज़दीक, फिर दूर। इस प्रकार से सांप की तरह मूवमेंट करती चलती है। जब नज़दीक आते हैं इसको कंप्रेशन बोलते हैं, आवाज तेज होती है। हाँ, और जब वो दूर होती है तो उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। और सर वो द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, स्लोवर इन लिक्विड एंड स्लोवेस्ट इन गैसेस। फॉर एग्जाम्पल साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू आयरन देन एयर। एक और बात है, एक घंटी है, उतनी दूर बांधे हो नीम के पास, उसको एक ऐसे टन मार तो सुनाई देगी। अब यहाँ से एक पाइप ले जा दूर तक, वहाँ तक, इस पाइप पे कान लगा दे, बिल्कुल सॉलिड पाइप, खोखला नहीं, सॉलिड पाइप मान ले, उसको वहाँ टन मार भयंकर सुनाई देगी। जैसे रेल की पटरी पे नहीं करते कहीं, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे मैंने देखा है पिक्चर वगैरह में कि दो रेल की पटरी के ऊपर क्या है, ऐसे कोई भी दो आदमी टच करते हैं कान रख के बैठ जाते, आवाज और आती टन है। टन टन वो। और वैसे एक और चीज आती है, वो जैसे ट्रेन इतनी दूर हो कि अपने नॉर्मल उसके हॉर्न या फिर ऐसी आवाज नहीं आती, लेकिन उस पटरी में से आती है आवाज। साउंड हैज सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। साउंड में 3 गुण होते हैं। लाउडनेस भारीपन कितना है, पिच तीक्ष्णता कितनी है, एंड क्वालिटी गुण कितना है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। उसका एम्पलीट्यूड कितना है ग्राफ के अंदर, वो उसकी लाउडनेस बताता है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड। अच्छा एम्पलीट्यूड समझाओ क्या होता है? जैसे एक छोटी सी ढोलक है, छोटी सी क्या है, ढोलक है, ये बड़ी ढोलक है, वो होता है टामक बोलते हैं, ढोलक बोलते हैं, उसके अंदर होता है, ब्याह सगाई में होता है
किलो, भी होता है। महलों में किलो के बाहर होता है, डम डम वो युद्ध वाले वो देखिए ना, युद्ध वाले। तो एक काम करना, एक प्रयोग बताया है, कुछ चावल के या अनाज के, गेहूं बाजरे के कोई दाने उसके ऊपर डाल देना, किस पे, फिर बजाना और वो उछलेंगे। एक लकड़ी लेना बजाने की, उसको डम से मारना तो आवाज़ आएगी और वो चावल थोड़ा सा उछलेगा। और तेज मार, आवाज़ तेज, चावल भी तेज, और तेज मार, आवाज़ भी तेज, चावल भी तेज। इसका मतलब क्या होता है, यदि आपने धीरे हिट किया तो वो जो होते हैं ना, क्या चावल भी, वो जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया। और तेज मारा तो ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे, और तेज मारा और ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे। मैक्सिमम ऊपर नीचे जाए उतनी तेज आवाज़ होती है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। पिच होता है एक जो साउंड है ना, जो मतलब पिच, पता क्या होता है, वो जो स्किन है ना, वो जो ड्रम की स्किन, वो ऊपर नीचे तो खूब जा रही है, उससे तो होती है लाउडनेस। लेकिन वो एक ही बार कितनी बार, एक सेकंड में कितनी बार जा रही है, वो होती है पिच। समझाता हूँ, मच्छर की आवाज़ होती है भिन भिन, तो एक सेकंड के अंदर मच्छर, ये मान लो 300 बार अपने पंख फड़फड़ा देता है ना। और शेर की लाउडनेस ज़्यादा होती है, जो 10 किलोमीटर तक आदमी सुन सकता है। उसमें क्या होता है, शेर का जो कंठ होना, तो वो एक सेकंड में कई बार नहीं फड़कता। उसके जो इसके वॉइस बॉक्स होता है ना, एक सेकंड में कई बार नहीं फड़कता है, कम फड़कता है किसकी, मधुमक्खी की तुलना में, लेकिन वो लंबा जाता है, ऊंचा। तो साउंड जब ऊंचाई के अंदर ऐसे जाती है ना, उसे नॉर्मल से, तो वो होता है लाउडनेस। और एक सेकंड में कितनी बार ऐसे किया, वो क्या होती है उसकी पिच। लड़कियों की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी पिच ज़्यादा होती है, मतलब एक सेकंड में कई बार कंपन होता है उनके। लड़कों की आवाज़ भारी होती है, एक सेकंड में कम कंपन होता है। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस है हाई पिच साउंड, वाई लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस है लो पिच साउंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या है, कितनी बार एक सेकंड में ऊपर नीचे हुआ। क्वालिटी हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सोर्स। क्वालिटी ये डिसाइड करती है ये साउंड अच्छा है कि बेकार है। बड़ी सिंपल बात है। जैसे भी ईयरफोन हम लाते हैं ना, सस्ती ईयरफोन होते हैं, आवाज़ आती है सस्ती, जैसे शानदार कंपनी के लाते हैं उनकी आवाज़ आती है, इसको क्वालिटी बोलते हैं। ये पिच पे भी, फ्रीक्वेंसी पे भी, लाउडनेस कई फैक्टर पे, और नॉइस कैंसलेशन कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। Sometimes sound reflect from a surface and return to the listener. This reflected sound is called echo. Echoes can be heard in large group calls, mountains or near tall buildings. आदमी पहाड़ के पास जाके बोलता है, पिक्चरों में देखा होगा, मैं आ गया, तो पर्वत भी क्या बोलता है, मैं आ गया। 3-4 बार आता है वो कब आता है पता है क्या, ऐसे होती है, देखो सुनो, टकरा के वापस आती है आवाज़। यदि एक ही पहाड़ है और उस पहाड़ के सामने कुछ भी नहीं है, मैदान है, तो आवाज़ एक ही बार आई। आपने आवाज़ बोली मैं आ गया, उसमें आवाज़ वहाँ जाएगी और वापस वही टकरा के वापस आ जाएगी, मैं आ गया। अच्छा, लेकिन उस पहाड़ के सामने एक और पहाड़ है, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में आदमी खड़ा है। वो इधर से बोलेगा मैं आ गया, तो ये पहाड़ है, इस पर टकरा के आवाज़ आई मैं आ गया। इसकी टकराई दोनों जाएगी कहाँ पे, सामने वाले पहाड़ से। फिर ये भी बोलेगा मैं आ गया, तो पहली बार तो वो पहाड़ बोलेगा तेज गति से, सबसे तेज गति पे आदमी बोलेगा, फिर धीरे गति से बोलेगा पहला पहाड़, फिर दूसरा पहाड़ और धीरे, फिर आपस में बोलते जाएंगे। कुछ ऐसा मानना, एक बॉल ले और दोनों दीवारें बॉल को उठा के मार दीवार के, ये इसके ऐसे चलता आखिरी में बंद। ये कहानी उसकी है। अब यहाँ से भी चिल्लाते तो 2-3 बार आवाज़ आती है। अच्छा, हो सकता है दीवार। कंबस्टन एंड फ्लेम। कंबस्टन का मतलब, अब मैं वो जो लेसन बच्चे हैं उनको वैसे ओरली बता देता हूँ तुम्हें, है ना। कंबस्टन का मतलब पता क्या होता है, किस चीज़ को जलाना, क्या किसी को जलाना। ऑक्सीजन और हीट, 2 चीज़ ज़रूरी है जलाने के लिए, 3 चीज़ ज़रूरी है, ऑक्सीजन, हीट और वो फ्यूल जिसको जला रहे हो। बिना 3 चीज़ के कोई चीज़ जल नहीं सकता। एक तो ऑक्सीजन, दूसरी जलाने के लिए गर्मी, और तीसरी जो चीज़ जला रहे हैं
तीन चीज़ चाहिए हमें। अब देखना एक चीज़ हटा ले सब बंद हो जाएगा। तेरे पास लकड़ी है और हवा मिल रही है लकड़ी को, ऑक्सीजन जल रही है, क्यों? क्या नहीं है? हीट। तूने माचिस जलाई, क्या माचिस जलाई, लेकिन वहाँ 1% भी ऑक्सीजन नहीं है, लकड़ी है, जल गई है, माचिस ही नहीं जलेगी। माचिस ही नहीं जलेगी, सही है ना? अच्छा, माचिस तूने जलाई और चूल्हे में लकड़ी नहीं है, तो तीली जल जाएगी हवा के कारण, चूल्हा जल जाएगा, क्यों? लकड़ी नहीं। लकड़ी नहीं। तीन चीज चाहिए जलाने के लिए, क्या? हीट, हाँ। फ्यूल लेकिन और ऑक्सीजन। अगर अपने को इन तीनों को मतलब सही से प्रूव करना है तो फिर माचिस को हटा के लाइट लगाओ, माचिस की तो तीली जल रही है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि कुछ जो हीटिंग पॉइंट होते हैं इनके, क्या होते हैं? हीटिंग पॉइंट। हीटिंग पॉइंट क्या